एनसीईआरटी मेन है, तो उसको जितनी ज़्यादा बार रीडिंग हो जाए ध्यान से वो करनी चाहिए, और लास्ट में फिर कई बार रीडिंग करते करते वो याद भी हो जाती है। तो बेसिकली हमें हर एक वर्ड याद हो जाना चाहिए एनसीईआरटी का, और समझ में सब कुछ आना चाहिए। अब एनसीईआरटी जैसे कुछ चैप्टर्स है जो वीक पढ़ते थे या थोड़े से टिपिकल हुआ करते थे, वो ज़्यादा बार रीड हुए हैं। जो ईजी थे तो कम बार में भी उतना याद हो जाते थे। तो एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, जैसे ऑलमोस्ट लिखा है, ऑल लिखा है, कहाँ पे ओनली है, कहाँ पर ऑलवेज है, मतलब ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहले प्रयास में निकाल लेगी, इतना पढ़ती थी बच्ची, हमेशा लगी रहती थी मेरी बच्ची, अपने मन से पढ़ती थी, अपना टाइम से अपना टाइम टेबल बना लेती थी, कब उसे पढ़ना है, कब उठ से बस मुझे जगाना रहता, कितने बजे उसे उठाना है, लिख देती थी कि सुबह इतने बजे बोर्ड पर लिख देती थी। अच्छा। कि इतने बजे मुझे उठना है, तो हम लोग उठा देते थे सुबह उसको, अपना उठ करके अपना फ्रेश हुई, फिर अपना शुरू से ही डेडिकेटेड थी। अगर इसको स्कूल से भी काम मिल गया या कभी मैंने बोला लाओ बेटा थोड़ा पढ़ा दे, छोटे जब थी तो आती थी लेकर के। इससे कुछ लगता था कि नहीं मुझे कुछ पूछना चाहिए या कुछ इसको लगता था कि नहीं हो पा रहा है, तो मेरे से पूछती थी, मैं फिर उसको बताता था। तो उसके चलते इसका खुद का जो डेडिकेशन था ना, उसके चलते ये कामयाबी मिली है। और हम लोगों ने जहाँ तक संभव हुआ वहाँ तक सारे सपोर्ट किए। जैसा कि उन्होंने बताया कि अपना काम करती थी, टाइम से जगाना और इसके बाद टाइम से नाश्ता पानी दे देना। अगर टाइम फिक्स है, मुझे 10 बजे नाश्ता दे देना है बेटी को, तो 10 बजे नाश्ता देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। नीट का रिज़ल्ट आ गया है और मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ नीट टॉपर स्टूडेंट से, सृष्टि चौहान, जो कानपुर शहर में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मैं इस समय हूँ। और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी सृष्टि चौहान से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 154 और उनको मार्क्स मिले हैं 720 में 695। फर्स्ट अटेम्प्ट में सृष्टि ने नीट क्वालिफाई किया है। यकीनन इनको किसी देश के बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। मैं बात करूंगी इनकी पढ़ाई के बारे में, कौन कौन सी इन्होंने बुक्स पढ़ी, पढ़ने का क्या तरीका था और कैसे उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी कामयाबी मिली है। ऑल इंडिया रैंक 154 इनकी है। मेरे साथ हैं सृष्टि। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप बताएं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई किया और आपकी रैंक ऑल इंडिया 154 है। रिजल्ट आने के बाद आपको कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं? सब लोग बधाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश हैं सब लोग रिजल्ट्स, और सबको उम्मीद है कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा खुश है, सबको बधाई मिल रही है और सब लोग बढ़िया है, मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा सृष्टि, आपको पहले ही अटेम्प्ट में ये कामयाबी मिली है और आपने 11th 12th की पढ़ाई के दौरान, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तमाम देश के लाखों स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करते हैं और एक बर्डन होता है कि हम 11th 12th का ही क्लास का बर्डन होता है। आपने इस प्रेशर को कैसे मेंटेन किया? जैसे सिलेबस दोनों जगह का सेम है, तो एक बार आपके नॉलेज हो जाए तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड का हो या फिर नीट हो या KVPY हो गया। सारे एग्ज़ाम्स मतलब बेसिकली सिलेबस सेम है, बस किस डेप्थ तक हमें पढ़ना है किस टेस्ट के लिए, वो थोड़ा सा मैटर करता है। जैसे बोर्ड के लिए सिर्फ प्लेन NCERT से काम चल जाता है, या जो आपको बेसिक नॉलेज से, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। तो मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कई सारी बुक्स भी आती हैं उस चीज़ के लिए, तो उससे हो जाता है। कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है और नीट की तैयारी भी करनी है, तो ये बैलेंस बनाना पड़ता था क्या? नहीं, जैसे अगर आपको नॉलेज हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर नॉलेज हो तो कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्रैक किया जा सकता है। बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उस टाइप के, जैसे बोर्ड के आप पेपर्स लगा लीजिए लास्ट ईयर्स के, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात है तो उनके भी लास्ट ईयर के पेपर लगा लीजिए कुछ 10 सालों के, तो काम हो जाता है उससे बढ़िया। अच्छा सृष्टि, मैं आपसे बात करूंगी आपकी स्कूलिंग के बारे में। जब भी नीट टॉपर या जेई टॉपर्स, ऐसे ऑल इंडिया कंपटीशन वाले एग्जाम के टॉपर्स की बात होती है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है। तो आपकी 10th में 12th में कैसी परफॉर्मेंस रही है, और नीट के अलावा क्या कोई और भी ऐसा साइंस का एग्ज़ाम था ऑल इंडिया लेवल का जो आपने क्वालिफाई किया हो? जी, मतलब 10th और 12th में मुझे हमेशा से क्लास में फ़र्स्ट आने का लगता था कि मैं क्लास में फ़र्स्ट आ जाऊँ। तो मैं फ़र्स्ट तो कभी नहीं आई, लेकिन फिर भी हमेशा कोशिश बनी रहती थी। तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल की वजह से परफॉर्मेंस ठीक रहती थी, टॉप 3 में हमेशा बनी रहती थी। और अगर बात करें किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो KVPY क्वालिफाइड है, IOQB पार्ट 1 और पार्ट 1 दोनों ईयर क्वालिफाइड है 11th और 12th में, और NTSE स्टेज 1 क्वालिफाइड है। ओके। अच्छा, 10th और 12th के बोर्ड में कैसी परफॉर्मेंस थी आपकी? 10th में 97.6% आए थे और 12th में 98.5%। तो अच्छा रहा, मतलब मेहनत करने का फल मिल गया।
अच्छा, ये डॉक्टर बनने का ड्रीम किसने दिया और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। क्या आपकी फैमिली में कोई और भी डॉक्टर है? नहीं, फैमिली में कोई और डॉक्टर नहीं है, और मम्मी पापा या बाबा दादी भी बचपन से सोचते थे कि मैं फैमिली में एक डॉक्टर हो। तो बचपन में नहीं, बच्चों को कहते हैं हमारा बच्चा क्या बनेगा, तो वो बचपन से डॉक्टर डॉक्टर सुनते सुनते मन खुद का भी होता था कि डॉक्टर बन जाए। अच्छा, तो ये अब मैं आपसे बात करूंगी नीट की प्रिपरेशन के बारे में। जैसे आपने कहा कि आप 12th की पढ़ाई के दौरान ही आपने नीट की प्रिपरेशन की, तो आप बताइए कि नीट के जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, बायो के बारे में आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, कितने घंटे आपने पढ़ाई की और पढ़ने का क्या तरीका था? जैसे बायो में एनसीईआरटी मेन है, तो उसको जितनी ज़्यादा बार रीडिंग हो जाए ध्यान से वो करनी चाहिए, और लास्ट में फिर कई बार रीडिंग करते करते वो याद भी हो जाती है। तो बेसिकली हमें हर एक वर्ड याद हो जाना चाहिए एनसीईआरटी का, और समझ में सब कुछ आना चाहिए। अब एनसीईआरटी जैसे कुछ चैप्टर्स है जो वीक पढ़ते थे या थोड़े से टिपिकल हुआ करते थे, वो ज़्यादा बार रीड हुए हैं। जो इजी थे तो वो कम बार में भी उतना याद हो जाते थे। तो एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, जैसे ऑलमोस्ट लिखा है, ऑल लिखा है, कहाँ पे ओनली है, कहाँ पर ऑलवेज है, मतलब ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो बेसिकली वो पॉइंट्स मार्क करके एक नोटबुक में नोटेड थे। और मैंने एक चीज़ और की थी बायो की एनसीईआरटी याद करने के लिए, कि उन चैप्टर्स के खुद बैठ करके क्वेश्चंस भी बनाए थे मैंने। स्टार्टिंग में तो काफ़ी टाइम होता है प्रिपरेशन के, तो लिखे थे क्वेश्चंस प्रॉपर कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ से। जैसे मतलब अगर एक पैराग्राफ पढ़ा, उससे 6-7 क्वेश्चंस लग रहे बन सकते हैं, तो वो बना लिए, फिर उसके आंसर्स भी लिख लिए। तो ऐसे काफ़ी कुछ मतलब माइंड में बनने लगता है। अच्छा देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ से भी बन सकता है, तो अच्छा रहता है वो काफ़ी। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की कि आपने पूरा चैप्टर रीड आउट किया, फिर आपने कुछ क्वेश्चन भी फ्रेम किए। तो ये मतलब आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़ा है आपने? बायो में मतलब और कुछ टॉपिक्स जो थोड़े से एनसीईआरटी में डिटेल नहीं है, उसके लिए फिर नेट पे पढ़ लिया है या विकिपीडिया पे काफ़ी कुछ यूज़ किया है मैंने। तो एनसीईआरटी में कई बार क्या होता है, डायग्राम है, उसमें कुछ लेबलिंग दी हुई, पूरे चैप्टर में दिया नहीं है वो, तो वो खुद से ढूंढना पड़ता है। तो बस ये है कि अगर आप पकड़ लेते कि कुछ हाँ ये एक्स्ट्रा है, तो बहुत अच्छा है। फिर एनसीईआरटी कई बार रीड भी करनी है, तो धीरे धीरे आता है। हर बार कुछ पढ़ो तो कुछ ना कुछ नया मिलता है। क्या बायोलॉजी में आप एक चैप्टर को बार बार रिवाइज करती थी या एक चैप्टर को कई बार पढ़ती थी? जी, मतलब 15 से 20 बार तो हो गया था नीट तक। कई बार मतलब जैसे कोई अब लगता है कि हाँ काफ़ी लंबा टाइम हो गया, इस चैप्टर को रिवाइज किया, अभी से पढ़ते, तो एक बार पढ़ो तो वो काफ़ी लंबे समय बाद वो फ्लो नहीं आता, तो फिर वो 2 बार रीड करना पड़ जाता था, ताकि वो धीरे धीरे दिमाग में बैठता चला जाए सब कुछ। बायो में कितने नंबर आए आपके? बायो में 360 में से 350। 350, यानी सिर्फ 10 नंबर रह गए। अच्छा, क्या आपने जब आप एग्ज़ाम दे के आई नीट का, तो आपने बायोलॉजी का पूरा चेक किया, कहीं लगा कि कोई सिली मिस्टेक हुई है? हाँ, मतलब एक क्वेश्चन था ज़ूलॉजी में स्पर्मिएशन वाला, उसमें लिखा हुआ था कि रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पता था, वो मतलब मैंने एनसीईआरटी जब रीड की तो वो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ना भूल गई, तो उससे गलती हो गई उस क्वेश्चन में। अगर कॉन्सेप्ट पता होता तो मैं वो सही कर ले जाती। अच्छा, तो इससे देखिए कि आप एक छोटी सी सिली मिस्टेक से या कोई एक चीज़ रह जाने से लगता है कि मार्किंग में बड़ा अंतर आ जाता है। एक तो जो आपका 4 मार्क्स का जो भी पेपर गया, फिर नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो एक छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि मैं ये पूछ रही हूँ बहुत सारे बच्चे जो अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि छोटी सी भी मिस्टेक आपको नहीं करनी। अच्छा, क्या जब एग्ज़ाम आप दे रही थी, एग्जामिनेशन हॉल में थी, कभी ऐसा लगा कि क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी कभी आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, ये चीज़ आपने नोटिस की? हाँ, मतलब केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था, उसमें लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास, तो मैं वो दीज वर्ड मिस कर गई पढ़ने में, तो वो क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरा कंसंट्रेशन रखना चाहिए क्वेश्चंस पढ़ते वक्त, कि कुछ भी वर्ड ना, ओनली वर्ड या दीज वर्ड कुछ भी मिस ना हो जाए। मिस होने से वो गलत ही हो जाता है, और ऑप्शन मिल ज़रूर जाते हैं, तो वो गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अगर ध्यान से ना पढ़ो तो। क्या पेपर जो आपने दिया नीट का समय से पहले कर लिया, या आपको लगा कि अरे इस समय तो बहुत कम है, थोड़ा और होता तो मैं और अच्छे से पढ़ लेती? नहीं, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस तो मैंने की हुई थी, तो उसमें मतलब मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी कि 2 घंटे में मुझे पहली बार पेपर गो थ्रू हो जाना है, सब कुछ मतलब कर लिया, उसके बाद फिर रिवाइज करनी है, फिर बबलिंग करनी है। तो टाइम तो कम नहीं पड़ा मुझे, बस ये है कि हाँ और होता तो लगता है और होता, लेकिन हाँ सही था, मुझे कोई कमी नहीं लगी टाइम की। तो अभी आप यू आर हैप्पी विद योर स्कोर्स, जो आपको मान लीजिए आपके 360 में 350 आए, तो आप खुश हैं? नहीं, अगर
ये लगता कि कोई गलती नहीं हुई है तो खुशी ज़्यादा होती, लेकिन अब जो भी है अच्छा है। अच्छा, नहीं तो मतलब अगर यही दो बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक आ गया तो आप 700 क्रॉस कर जाती ये लग रहा है आपको? वही मतलब अगर वो चीज़ पता होती है, पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो अच्छा होता उसको, लेकिन अच्छा है जो भी है। अच्छा, आपने कहा कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है बायो में। आप वैसे क्या जो नए स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी, बायो में एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए? नहीं, जैसे एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट नहीं कहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है उसे आपको डिटेल में पढ़ना है। एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ डिटेल में नहीं है, वो खुद ढूंढना पड़ता है, तो नेट से ढूंढने पे मिल जाता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसकी डिटेल पढ़िए तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह केमिस्ट्री में कैसे पढ़ा आपने? केमिस्ट्री में जैसे 3 पार्ट्स है, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल तो काफ़ी कुछ प्रैक्टिस से हो जाती है, थ्योरी में बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी उसके थ्योरी के पॉइंट्स हमें एनसीईआरटी के मिस नहीं करने, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसकी एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है। उसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो सारे के सारे लगाने बहुत ज़रूरी हैं, और 2-3 बार लगाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, और कोई बुक अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मतलब सीनियर्स वगैरह से पूछ के कि उन्होंने कौन सी यूज़ की। और जैसे मैंने एज सच यूज़ नहीं की थी कोई, एनसीईआरटी से मेरा हो गया था। और फिर इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी से हो गया, तो उसके क्वेश्चंस बैक वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और फिर ऑर्गेनिक में MS चौहान के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे मैंने, और एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, तो और टीचर्स ने जो पढ़ाया था वो नोट्स वगैरह सब पढ़े थे, तो अच्छा था, वो सब कुछ हेल्पफुल था। अच्छा, केमिस्ट्री में सिर्फ बुक पढ़ना या याद कर लेना वो बहुत ज़रूरी है, या आपको लगता है कि नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है? एनसीईआरटी में मैक्सिमम आपका क्या स्कोर था, और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने जो क्वेश्चंस गलत किए, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई, और शायद मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक था, इस वजह से मैं क्वेश्चंस नहीं समझ पाई। जैसे एक वो बॉइलिंग पॉइंट वाला बताया, फिर मेरा एक फ्रेंकल डिफेक्ट वाला क्वेश्चन था, वो गलत हो गया। उसमें मतलब वो पहला स्टेटमेंट शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए था, दूसरा फ्रेंकल के लिए था, लेकिन मतलब मैंने उसे ऐसे रीड किया कि मैं इंटरप्रेट गलत कर गई और दोनों फ्रेंकल के लिए मान गई, तो वो इससे गलत हो गया। और एक क्वेश्चन था एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर से, तो वो एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा। तो बेसिकली कई बार एनसीईआरटी रीड करनी और हमेशा उस नज़रिए से रीड करना। अगर आपको कुछ थोड़ा सा और लगता है एनसीईआरटी में पढ़ने से, तो वो ज़रूर याद रखना चाहिए। वो शायद मैंने रीडिंग करते वक्त ध्यान नहीं दिया था उस पार्ट का, तो वो गलत हो गया। तो रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है, और क्वेश्चन बनाने के नज़रिए से भी देखना है कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, या यहाँ पे थोड़ी अलग चीज़ लिखी है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा सृष्टि, आपकी बातों से यही लग रहा है कि देखिए बहुत छोटे, मतलब अगर आपको अभी लग रहा होगा कि अगर वो क्वेश्चंस आप ठीक से पढ़ लेती तो कोई मतलब 700, 715 और 720 तक, मतलब ये मार्क्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो जाना वो आपको रैंक में काफ़ी पीछे, यानी कि क्वेश्चन आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, जैसे एग्ज़ाम से पहले ना वो मुझे थोड़ी एंग्जाइटी थी कि क्या था मुझे नहीं पता, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी ढंग से। फिर मैं 2 घंटे के करीब 2-2.5 घंटे सोई थी बस, उसके बाद फिर पेपर देने लगे, तो शायद वो हड़बड़ाहट की वजह से भी क्वेश्चन ज़्यादा तेज़ी में रीड हो गए, या फिर मतलब उस समय ये ध्यान में नहीं रहा कि हाँ गलती हो सकती है, इतना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही हो गई उसमें। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से आप फिजिक्स के बारे में बताओ, फिजिक्स में कौन सी बुक आपने पढ़ी, और फिजिक्स में याद करना बहुत ज़रूरी है या फिर एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना ज़रूरी है? से फिज़िक्स में सबसे मस्त तो एनसीईआरटी है, मतलब काफ़ी लोग उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि पहली बार एनसीईआरटी पढ़ो तो लगता नहीं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस पे आओ तो फिर लगता है कि अच्छा हमारे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी के बेसिस पे बनते हैं, तो क्वेश्चंस उसके ज़रूर लगा ले। जो मतलब नीट में भी कई क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए उससे डायरेक्ट, तो वो भी करने ज़रूरी है। फिर फिज़िक्स में मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए, जैसे थर्मोडाइनमिक्स वाला पोर्शन है वो HC वर्मा से किया था, काइनेमैटिक्स HC वर्मा से की हुई थी, और कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने CP सिंह भी यूज़ कर रखी थी, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर है उसके लिए। तो बस बाकी एनसीईआरटी की थी, और जो स्कूल में बुक्स वगैरह चलती थी वो। अच्छा, जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, आपका रूटीन क्या, आप मॉर्निंग से इवनिंग तक अपना रूटीन बताइए, कितने बजे उठती थी, कितने घंटे पढ़ती थी, क्या रूटीन था? जैसे मैं सुबह 10-11 बजे के करीब उठती थी, तो उसके बाद फिर आधे घंटे में फ्रेश हो गए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाती थी। 1 बजे तक पढ़ते पढ़ते फिर लंच का टाइम हो जाता था, 1-1:30 बजे तक लंच कर लेती थी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मम्मी पापा से बैठ के बात करती थी कि अच्छा आज क्या पढ़ लिया, क्या
हुआ या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी हमेशा मम्मी पापा से डिस्कस किया, तो वो एडवाइस भी देते थे। फिर 2 बजे तक ये हो जाता था, उसके बाद 2 बजे से फिर लगातार ऐसे पढ़ते पढ़ते 5:30 तक, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेकर के, मतलब बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेती थी। 5:30 के बाद आधे घंटे के करीब का ब्रेक होता था, मम्मी पापा से फिर डिस्कस वगैरह किया, थोड़ा बहुत बाहर टहल वहल लिया। उसके बाद फिर शाम को फिर थोड़ा पढ़ते थे, फिर शाम को हम टहलने जाते थे हमेशा। तो उसमें भी एग्ज़ाम्स को लेके कुछ भी जो भी एंग्जाइटी वगैरह होती तो वो सब भी डिस्कस करते थे। बेसिकली मम्मी पापा से हमेशा कांटेक्ट बना रहा। फिर रात को मैं लगातार काफ़ी देर तक पढ़ती थी, 2:30-3 बजे तक। तो 2:30-3 बजे पढ़ती थी, इसीलिए सुबह 10 बजे सो के उठना पड़ता था। तो क्योंकि ज़्यादातर जो क्या पढ़ाकू स्टूडेंट कहा जाता है वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, आप रात में काफ़ी कवर कर लेती नहीं, थी। सुबह जैसे मेरे भाई है छोटा, उसका स्कूल होता था तो सुबह काफ़ी केओस बना रहता था, मम्मी को लंच बनाना है, वो भागे दौड़े कर रहा है, तो फिर वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता था। रात को कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, आराम से पढ़ सकते थे। अच्छा, नीट क्वालिफाई करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, आपने क्या क्या चीज़ें छोड़ दी थी? जैसे मतलब मेरा वैसे कोई ख़ास डिस्ट्रैक्शन था नहीं, मेरे पास फ़ोन था नहीं, तो मुझे कोई ऐसा लगाव भी नहीं है किसी चीज़ से। सोशल मीडिया से मैं दूर ही, व्हाट्सएप छोड़ के। बाकी ऑनलाइन सिर्फ क्लासेस की, और बाकी और तो कुछ खास नहीं, ऐसे डिस्ट्रैक्शन ही कभी नहीं था, तो सोचा ही नहीं इस बारे में। नहीं, जैसे फ्रेंड्स के घर, रिलेटिव्स के घर जाना छोड़ा, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग में जाना छोड़ा कि नहीं अभी मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मेरा यही टारगेट है, और बोर्ड का भी एग्ज़ाम दे रही थी, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानना ही चाहते हैं ना कि पढ़ने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है, नहीं सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है। नहीं, जैसे हमारे टाइम में कोविड था तो वैसे भी सोशल गैदरिंग सब मनाती, और आना जाना भी काफ़ी कम था कोविड की वजह से। धीरे धीरे कोविड कम हुआ था तो खुद ही मतलब लोग नहीं आते थे क्योंकि पढ़ाई चल रही, सबको पता है। तो ऐसे मतलब सोसाइटी का भी काफ़ी रोल रहा, क्योंकि वो डिस्टर्ब कभी मतलब आने से हो जाता है, थोड़ा सा अपना भी मन करता है बात कर ले, तो वो भी डिस्टर्बेंस कभी रहा नहीं। बस शाम को मैं रात को खाते वक्त बस टीवी देखती थी, थोड़ा बहुत कॉमेडी का कुछ भी, ताकि थोड़ा मन लाइट रहे हमेशा। अच्छा, सृष्टि, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने ये ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, रियली इज़ वेरी टफ़, और 3 सब्जेक्ट्स पे पूरा एक होता है ना फोकस करना है। तो इसमें बुक्स तो सभी स्टूडेंट कहते हैं कि भाई आप NCERT पढ़िए। क्या आपको लगता है कि जो सेल्फ स्टडी है वो कितनी इंपॉर्टेंट रही है आपकी सक्सेस में? नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सेल्फ स्टडी के आवर्स एटलीस्ट 6 होने चाहिए अपने खुद के, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है उन्होंने पढ़ा दिया, लेकिन आप उसे अपने ब्रेन में फिट करने के लिए आप खुद पढ़ना पड़ेगा। आप उसको एनालाइज करिए। जैसे टीचर ने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते हैं तो लगता है अच्छा नहीं, मेरे मन में ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड, तो और उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कुछ बन रहा है, तो आप टीचर से जाके उसे डिस्कस करिए। लेकिन वो तभी होगा, आपको प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप खुद पढ़ रहे होंगे। तो सेल्फ स्टडी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सृष्टि, बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उनको अच्छे टीचर नहीं मिल पाते या वो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है उनका एक ड्रीम होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है। आपको क्या लगता है कि अगर स्टूडेंट्स के पास NCERT की बुक्स हैं और वो कहीं देश के किसी भी हिस्से में वो रहता है, वो उसको नीट क्वालिफाई करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप एडवाइस करिए कि बच्चे नीट की में क्वालिफाई करने के लिए कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, क्या उन्हें करना चाहिए? नहीं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है डेडिकेशन। अगर आपके पास है और आपके पास NCERT की बुक्स हैं, और आजकल नेट पे तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है, तो जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए। और ऐसे तो NCERT सिंपल ही है, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना होता है तो वो समझ आती है अच्छा क्या लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं लग रहा नहीं समझ आ रहा तो आप यूट्यूब पे रेफ़र कर लीजिए, या बुक्स हैं ऑनलाइन भी काफ़ी बुक्स मिल जाती हैं, वो रीड कर लीजिए, या नेट पे सर्च करके पढ़ लो, तो वो हो जाता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आती। कोचिंग बस आपको हेल्प कर सकती है थोड़ा, लेकिन जो आपका मेन रिज़ल्ट है वो आपके खुद की डेडिकेशन से ही आएगा। आपके रिज़ल्ट में किसका कंट्रीब्यूशन रहा है? आपको क्या लगता है किन चीज़ों ने आपको हेल्प किया? जैसे मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने, और कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। मम्मी भी हमेशा टाइम पे जो मुझे जब चाहिए होता था वो हमेशा अवेलेबल कराते थे, तो मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा रोल है। फिर छोटा भाई है, वो भी डिस्टर्ब नहीं किया उसने 2 साल, बिल्कुल वो अपना शांति से पढ़ता था ताकि मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो। फिर बाबा दादी भी हैं, तो वो भी हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे। कभी कभी मतलब जैसे टेस्ट में मार्क्स कम हो जाते हैं या पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो उससे मुझे बहुत रोना सा भी आता था, तो उसमें भी काफ़ी सपोर्ट रहा सबका। और बाकी आसपास के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब कभी ऐसा आसपास डिस्टर्बेंस नहीं हुआ माहौल में, तो हमेशा अच्छा रहा। अच्छा, ये जो 2 साल की जर्नी रही है, आपने 11 से ही प्रिपरेशन शुरू की, 2 साल की जर्नी रही आपकी, आप शुरू से कॉन्फिडेंट थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं क्लियर कर लूँगी, या कभी कोई बहुत प्रेशर आया कि लगा कि ये टफ़ है शायद नहीं हो पाएगा?
नहीं, ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, ये तो था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से डेडिकेशन था। जैसे मैंने और भी टॉपर्स वगैरह का सुना है तो वो भी हमेशा डेडिकेशन था। काफ़ी कैरेक्टर्स मिलते जुलते थे कि हाँ चलो हम पढ़ सकते हैं, खुद लंबे समय तक बैठ लेते हैं, या किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता कि पढ़ो पढ़ो। तो उससे लगता था कि हाँ हो जाएगा, बस जितना अच्छी मेहनत कर ले जाओ उतने अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। अच्छा सृष्टि, जैसे भी आपके 695 मार्क्स हैं, आपकी रैंक 154 है, आप किस कॉलेज में एडमिशन एक्सपेक्ट कर रही हैं? जैसे अभी तो जब तक काउंसलिंग ना हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मतलब मैं ऑप्शंस जो मेरे अपने प्रेफरेंस के हैं, एम्स दिल्ली है, फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद, फिर VMMC, UCMS, फिर KGMU, उसके बाद देखते हैं। अभी और ज़्यादा सोचा नहीं, अभी वो इसी पे सर्च चल रही है, अभी रिजल्ट ही कुछ दिन पहले ही आया है। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद से कुछ लाइफ में चेंज लग रहा है, कुछ बदला लग रहा है? हाँ काफ़ी कुछ, जैसे नीट से पहले मिलना जुलना बंद था मेरा, तो सबसे अपना पढ़ाई किताबों से ही घिरे रहते थे। अभी तो लोगों से घिरे हुए लोग मिलने आ रहे हैं, और जूनियर्स हैं स्पेसिफिकली, वो पूछते हैं अच्छा दीदी क्या करें, कैसे करें, और कौन सी बुक्स पढ़ लें, या उनको कोई एडवाइस चाहिए, कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसमें पूछते हैं। फिर आजकल मम्मी पापा भी आ रहे हैं बच्चों के, तो वो भी पूछते हैं बेटा क्या किया। तो अच्छा लग रहा है, सब लोग मिलने आ रहे हैं। अच्छा, बस लास्ट में सृष्टि, आपको क्या लगता है कि इस तरह के नेशनल कंपटीशन में, जिसमें कि लाखों बच्चे बैठते हैं, सीटें बहुत 15-16 लाख बच्चे बैठते हैं, आपको 1 लाख 1.25 लाख से में ही सीट्स हैं, उसमें ही सारे बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं, यानी आप अगर देखें जो फेल्योर स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको लगता है इतने बड़े नेशनल कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए वो क्या 2-3 की फैक्टर होते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं? क्योंकि अगर आप उन लाखों स्टूडेंट्स से मिलोगे, सब बोलेंगे नहीं मैंने भी 10 घंटे पढ़ाई की, हमने भी NCERT की बुक्स पढ़ी, मैंने ये कोचिंग ली, फुल डेडिकेशन रहा, लेकिन वो 2-3 की फैक्टर जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। जैसे डेडिकेशन में क्या है कि काफ़ी लोग मतलब पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता कि जैसे अगर मेरे साथ क्या था, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ तो वो मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता बाद में मुझे पढ़ने का टाइम ना मिले, तो इसे अभी पढ़ा है हमेशा के लिए ढंग से याद हो जाए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये मत सोचिए कि आपको बाद में टाइम मिलेगा, या स्पेसिफिक टॉपिक्स करके मत करिए कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ये कर लेते हैं, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट वाले। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। NTA अब तो पेपर काफ़ी अच्छे से बना रहा है, मतलब सारे टॉपिक्स से कोई मोर इम्पॉर्टेंट कुछ लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं रह गए, अब सब कुछ करना है, तो हमेशा उसे प्रॉपर सब कुछ करें। और दूसरा मैं कहूँगी कि थोड़ा सा घूमना टहलना जो है वो लिमिटेड रखें, ज़्यादा लोगों से ना कांटेक्ट करें, क्योंकि कई बार है कि वो जो लोग अपने साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपको भी बताएंगे, और साथ में फिर लगने लगता है कि अच्छा वो मज़े कर रहे हैं। जैसे अभी सीनियर्स हैं, वो उनके अभी जैसे उन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो वो भी खाली हैं, लेकिन अगर जूनियर्स उनसे बहुत ज़्यादा कि आप क्या कर रहे हैं, तो खुद को भी लगेगा यार हमारे पास हमें चलो हम भी खेल लें कूद लें, लेकिन वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बाद में अफेक्ट करेगी, तो इस पर भी कंट्रोल रखना है। बाकी सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड ना रहें, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं देगी, आपका अकेलापन जो आप हार्डवर्क अकेले कर रहे हैं वही रिजल्ट देगा। तो और एक चीज़ है, ज़्यादा बाहरी चीज़ों पे ध्यान ना, जैसे बहुत से लोग ऐसे सेलिब्रिटी न्यूज़ में घूमते रहते हैं कि उनके साथ ये हो गया, वो चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे मतलब नहीं है, आपके अपने से नहीं है, वो सबके लिए खबर है, लेकिन आप अभी पढ़ रहे हो, आप पढ़ लो। अच्छा, कोई ऐसी गलतियां, जो ऐसी कोई मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि वो स्टूडेंट को, नीट के एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए? से मतलब NCERT ढंग से रीड करे, कभी उगतई में ना रीड करे कि गड़बड़ हो जाए, रीडिंग में कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस ढंग से रीड करे। और हाँ बस नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में आपने ऐसी कोई खुद को एनालाइज किया हो कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, जो आपको लगता है कि आप एडवाइस देना चाहें कि ये स्टूडेंट को इससे बचना चाहिए? पहली चीज़ घबराना नहीं, मतलब मैं थोड़ा बहुत घबरा गई थी पेपर को देख के नहीं, पेपर से पहले घबराई थी, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, 2 साल तैयारी की है, हो जाएगा। अच्छा, आप कह रही एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर है उसको बिल्डअप ना होने दे, उसमें आपकी सिली मिस्टेक्स की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये कहना चाहती हैं? जी। और जैसे अगर क्या होता है ना कि अब दिमाग कहीं और ऑक्यूपाइड हो जाता है कि ये गलती ना हो जाए, वो ज़्यादा ये भी नहीं सोचना चाहिए गलती हो जाएगी वो गलती हो जाएगी, नहीं तो उसमें भी दिमाग चलने लगता है। फिर जो मेन चीज़ है उससे दिमाग, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरा फोकस्ड होना चाहिए उस समय, ज़्यादा सोचेंगे तो फोकस इधर उधर जाएगा। सीधे सीधे पेपर पे रखे और हमेशा भरोसा रखे प्रिपरेशन पे, जो आपने पढ़ा है हो जाएगा, सही पढ़ा है आपने, अगर सही तरीके से पढ़ा है तो हो जाएगा। अच्छा, आपने पिछले लास्ट ईयर कितने साल के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए? ने लास्ट के 2011 के बाद से सारे सॉल्व कर रखे थे। वो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए?
उससे अच्छा रहता है कि पेपर का अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर का पैटर्न तो आप एनालाइज करके कुछ खास नहीं होगा, आप हमेशा हर टाइप के पेपर के लिए तैयार है। जैसे इस बार काफ़ी डिफरेंट पैटर्न था, स्टेटमेंट असर्जन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, तो मतलब स्टेटमेंट और असर्जन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा थे, और बस उससे ये है कि पेपर के लेवल का अंदाज़ा लगेगा। और कई बार क्या होता है कि हम खुद से नहीं सोच पाते, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन पिछले सालों में अगर क्वेश्चन बना है तो फिर जब आप क्वेश्चंस देखने के बाद फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये पॉइंट तो छूट गए थे, ये क्वेश्चंस अभी और बनेंगे यहाँ से, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है और एक टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, इस साल सृष्टि जिन लोगों का नहीं हो पाया नीट में और वो बड़े डिप्रेशन में भी हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं कि अरे मेरा नहीं हो पाया, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? ऐसे अगर आपको लगता है कि आपकी वही एक फील्ड है तो फिर आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए, इसमें बुराई नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के इतने लंबे ज़िंदगी में एक साल कोई ख़ास मायने नहीं रखता। आप करिए ट्राई और मेहनत से करिए पूरे डेडिकेशन के साथ, तो हो जाएगा। और एनसीईआरटी प्रॉपरली रीड करिए, क्योंकि पेपर बेसिकली एनसीईआरटी से ही आता है, तो वो बहुत अच्छे से रीड हो जाए, और जितना ज़्यादा कमांड होगा एनसीईआरटी पे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। ओके, थैंक यू सृष्टि। थैंक यू मैम। इस समय मेरे साथ हैं सृष्टि के पेरेंट्स, मैं उनसे बात करूंगी। मेरे साथ हैं सृष्टि की मम्मी सविता चौहान। मैम ये बताइए, सृष्टि ने, बेटी ने इतनी अच्छी रैंक नीट में क्वालिफाई की और पहले प्रयास में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, आपको कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं इस कामयाबी के बाद? क्या मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार सब क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आकर के बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, आपको उम्मीद थी कि पहले प्रयास में सृष्टि कामयाब हो जाएगी? जी, पहले प्रयास में निकाल लेगी, इतना पढ़ती थी बच्ची, हमेशा लगी रहती थी मेरी बच्ची। आपको सृष्टि को कहना पड़ता था कि पढ़ो, कि अपने मन से पढ़ती थी? अपने मन से पढ़ती थी, अपना टाइम से अपना टाइम टेबल बना लेती थी, कब उसे पढ़ना है, कब उठ से, बस मुझे जगाना रहता, कितने बजे उसे उठाना है, लिख देती थी कि सुबह इतने बजे, बोर्ड पर लिख देती थी। अच्छा, कि इतने बजे मुझे उठना है, तो हम लोग उठा देते थे सुबह उसको। अपना उठ करके अपना फ्रेश हुई, फिर अपना पढ़ाई करने बैठ गई, नाश्ता पानी करके। अच्छा, नहीं, जब नीट का रिजल्ट आया और आपको पता चला कि भाई सृष्टि को इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपको कैसा लगा? रिएक्शन तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बच्चा अच्छा कर दी, मेहनत, मतलब अपना मेहनत सफल हो गई बस। तो अब बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, और पहले भी आपके परिवार में कोई डॉक्टर रहा है? नहीं, कोई नहीं रहा है, अभी पहली ये हमारी बेटी है। हाँ। तो आपने सृष्टि को डॉक्टर बनने का ड्रीम दिया कि उसने खुद डिसाइड किया? ये हम लोग की, इसके दादा दादी की इच्छा थी पहले से कि मतलब हमारे घर में कोई डॉक्टर बन जाए, तो हम लोग भी लगे रहे कि बेटा बन जाए, फिर तो मेहनत की। तो आपको सृष्टि को मतलब इस नीट क्वालिफाई करवाने के लिए और बेटी डॉक्टर बने, आपको क्या मेहनत करनी पड़ी है? मेहनत तो उसके, वो मेहनत करती थी, समय समय से हमें अपना उसको नाश्ता पानी समय से जगाना, अपना अपना काम मैं करती रहती थी, वो अपना काम करती थी। कभी आपको कहना पड़ा कि नहीं टीवी मत देखो या दोस्तों के साथ मत जाओ, आपको ऐसा कभी कहना पड़ा? टीवी हमारे घर चलती नहीं थी, टीवी न मैं देखती थी ना, केवल खाते समय थोड़ा सा टीवी देखती थी बेटी, और सभी लोग बैठे खाना खाने तो थोड़ा टीवी देख लेते थे बस। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ हैं सृष्टि के पापा संजय चौहान, मैं इनसे बात करूंगी। सर, पहले ही प्रयास में बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, आपको उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी, जो उसकी अपनी लगनशीलता थी और सेल्फ डेडिकेशन था, तो मुझे लगता था कि ये अच्छा करेगी, लेकिन इतना अच्छा करेगी ये शुरू में नहीं सोचा था मैंने कभी। लेकिन जब लगातार इसकी अपनी मेहनत चलती गई और धीरे धीरे जो अपने टेस्ट देती रही, पढ़ती रही, इसका पढ़ाई का डेडिकेशन देख करके मुझे लगने लगा था कि अब हम लोग काफ़ी बेहतर दिशा में चल रहे हैं, और वो पहुँचते पहुँचते एक ठीक ठाक रैंक पर आ गए। सृष्टि वैसे शुरुआत से कैसी स्टूडेंट रही है? शुरू से ही डेडिकेटेड थी। अगर इसको स्कूल से भी काम मिल गया या कभी मैंने बोला लाओ बेटा थोड़ा पढ़ा दें, छोटे जब थी तो आती थी लेकर के। इसे कुछ लगता था कि नहीं मुझे कुछ पूछना चाहिए, या कुछ इसको लगता था कि नहीं हो पा रहा है, तो मेरे से पूछती थी, मैं फिर उसको बताता था। हाँ,
तो उसके चलते इसका खुद का जो डेडिकेशन था ना, उसके चलते ये कामयाबी मिली है। और हम लोगों ने जहाँ तक संभव हुआ वहाँ तक सारे सपोर्ट किए। जैसा कि उन्होंने बताया कि अपना काम करती थी, टाइम से जगाना और इसके बाद टाइम से नाश्ता पानी दे देना। अगर टाइम फिक्स है, मुझे 10 बजे नाश्ता दे देना है बेटी को, तो 10 बजे नाश्ता देना है। उसमें अदर काम छोटे मोटे छोड़ देने हैं। इसके बाद अगर उसको शाम को टहलाने जाना है, मैं और बेटी अक्सर टहलते थे, साथ में ये भी होती थी, लेकिन मोस्टली मैं दोनों हुआ करते थे। तो वो था 8:30 बजे टाइम ऑलमोस्ट हम लोग फिक्स किए हुए थे। तो कहीं भी हम अगर होते थे किसी भी काम में और लगता था कि हमें घर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, तो 8 बजे सारी चीज़ें छोड़ करके सीधे मैं लौट लेता घर को। घर आता था, फिर उसको अपना तैयार होती थी, सीधे हम लोग एक गिलास पानी में भी पिया और फिर फटाफट जूता मोजा पहने और निकल लिए। आधा पौना घंटा के आसपास में लोग टहलते थे। फिर दिन भर जो भी रहा, क्या पढ़ाई किया, क्या दिक्कतें आई, किसी टीचर से बात करनी है या कोई समस्या थी, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के क्या रहा, और जो तुमने आज प्रैक्टिस टेस्ट दिया उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा, तुम्हें बायो में कितना टाइम लगा, केमिस्ट्री में कितना टाइम लगा, फिजिक्स में कितना टाइम लगा, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम्हें नहीं आ रहे थे, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए वो पढ़ो। और उसके जो भी टॉपिक नहीं आया उसके एक टॉपिक आगे पीछे जरूर पढ़ो थोड़ा सा। तो इस तरह हम लोग रोज़ चर्चा करते थे और उसी हिसाब से चलता रहा मामला, और मामला ठीक हो गया। तो अब रिजल्ट आने के बाद से आपको कैसे रिएक्शन मिले? रिजल्ट आने के बाद से, चूँकि जब मैं ड्यूटी जाता हूँ वहाँ पे लोगों ने बहुत सारी बधाई थी। अगर मैं लिफ्ट के पास खड़ा हो गया, सीढ़ी के पास खड़ा हो गया, या कहीं रास्ते में किसी काम से जा रहा हूँ, तो वहाँ लोग मिलते हैं, बोलते हैं कुछ हमें गाइड करिए। तो मैं सबको ये बोलता था कि आप भी बच्चे के साथ लगिए और बच्चा आपके साथ रहे। बच्चा अगर आपके साथ लगा है और आपके साथ रहता है, अपनी सारी समस्याएं बताता है, तो उनकी समस्याओं को आप सुनेंगे, कभी डांटेंगे नहीं समस्या सुन करके। अगर डांट दिया तो फिर अगली बार बच्चा समस्या बताने नहीं आया और समस्या लेकर के फंसा रह जाएगा। और उसकी पढ़ाई में अगर वो कहता है कि मुझे आज कोई किताब चाहिए, अगर बच्चा मांग रहा है, तो अगर कल के बजाय अगर संभव हो तो आप आज ही ले आइए। तो इस तरह से मैं भी लोगों को बताता हूँ और लोग लगे रहें इसमें, और NCERT की बुक ही पढ़ें। और अगर NCERT की बुक पूरी तरह से पढ़ चुके हों तो फिर कोई अगर बुक आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, या नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं कि भाई बाहरी बुक पढ़नी ही पढ़नी, ऐसा नहीं है। अब बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सारी ही पढ़नी है। तो आपके परिवार में, खानदान में पहली बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, आपको फिर कैसा लगा? अब चूंकि ये तो पहली बार है और हमारे मदर फादर का भी सपना था कि ये घर में एक डॉक्टर हो, और उन्होंने भी खूब सपोर्ट किया है। कभी रहा अगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत हुई या हम लोगों की थोड़ा बहुत तबीयत खराब हुई तो लोग भी चिंतित रहे और कोशिश की है कि मतलब उन लोगों ने भी दुआएं किया है कि नहीं हम लोग ठीक ठाक रहें और आगे चले, और हर चीज़ में सपोर्ट किया उन्होंने। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। इस समय मेरे साथ है सृष्टि के छोटे भाई है सर्वेन चौहान। मैं इनसे बात करूंगी। सर्वेन, दीदी ने नीट में टॉप कर लिया, इतने अच्छे रैंक आई, आपकी क्या योजना? आप क्या किस क्लास में पढ़ रहे हो? 9th। आप क्या बनना चाहते हो? मैं भी नीट निकाल के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ये दीदी आपकी पढ़ाई में कैसे रही? आप उसको डिस्टर्ब तो नहीं करते थे? एकदम नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत तो हम लोग खेलते थे, थोड़ा रेयरली हो जाता था कभी कभी, वरना दीदी पढ़ती रहती थी तो मैं भी अपना उसी में रहता था, वहीं पर चुपचाप बैठ करके। तो दीदी से आपने क्या सीखा? दीदी जो पढ़ाई कर रही थी नीट की, दीदी की कोई आपने क्वालिटीज आपने फॉलो की? हाँ, मतलब दीदी के अंदर डेडिकेशन था, मतलब कि वो देर तक बैठ सकती थी एक जगह, तो वही मैं ट्राई करता था मैं भी शायद बैठ लूँ, तो कभी कभी हो जाता था। आपका क्या ड्रीम है? आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर ही। तो आपने अभी आप 9th क्लास में हैं, तो क्या अभी क्या आपका बायो में इंटरेस्ट है? किस तरह से आप किस तरह से पढ़ाई करो, और आपको यकीन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दीदी की तरह आप क्वालिफाई कर पाओगे? बायो में इंटरेस्ट है और मतलब कि कोशिश करूँगा तो हो ही जाएगा, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये बताइए, दीदी के टॉप करने के बाद आपको किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? मतलब मेरे सारे दोस्त मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस हर रोज़ कोई ना कोई बोलता ही है। हाँ। और बोलते हैं कि तुम भी अब करो अच्छे से, करो और करो अच्छे से। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल सब ऐसे ही बोलते हैं ऐसे। तो यानी दीदी की सक्सेसफुल होने के बाद आपके कोई प्रेशर बढ़ गया कि नहीं, आपको भी नीट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है? हाँ, वो प्रेशर थोड़ा बहुत तो बन गया है। मतलब मम्मी पापा का अब और मेहनत करेंगे, एक गाइडेंस मिल चुका है, एक मतलब आगे कैसे करना, मतलब कि एक बार ट्राई हो चुका है तो अब उसको और अच्छे से करेंगे, इम्प्रूव तरीके से। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।
तो ये थी सृष्टि चौहान जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। इनकी ऑल इंडिया रैंक है 154 और इनको मिले हैं 720 में 695 मार्क्स और पहले ही प्रयास में इनको ये कामयाबी मिली है। मुझे उम्मीद है इस इंटरव्यू से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जिन स्टूडेंट का इस साल नीट में नहीं हो पाया उनको बिल्कुल डिप्रेस होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार जो ये स्टूडेंट से मैं बात करती हूँ आपको यही बताने का प्रयास करती हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी दूसरे के भरोसे मत रहिए कि किसी ने मेरे को अच्छे से नहीं पढ़ाया या ये कमी रह गई। अब बिल्कुल आपको अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान देना है। एग्जामिनेशन हॉल में जैसा कि सृष्टि ने कहा क्वेश्चन को पढ़ना, किस तरीके से आप पढ़ते हैं और जो 4 ऑप्शन दिए हुए उनको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है और अगर इस साल कामयाबी नहीं मिली तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर मिलेगी। बस आपको एनसीईआरटी की बुक्स को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, उनके कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली पढ़ना है और अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।